my first memory of watching cricket is from 2011 World Cup. So, 2011. Okay. Yeah, and makes sense. but after that, I started following like very much Hmm. religiously, you can say. I have been into cricket. Yes, that's so glad to hear. And cricket is actually religion in India, and so should be. अभी तो आप लोग आईपीएल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, of course. अभी तो आईपीएल मैं ही नहीं देख रहे हैं. पूछूंगा which team are you supporting or not, क्योंकि maybe you My team might is be not doing far very away. well. Yeah, MI is not doing. मैं No, my आरसीबी का team is सपोर्टर हूँ. CSK. CSK is not doing very well actually. CSK is of course, yeah, Thala for a reason, but Thala is Yes. not showing up. Thala is हाँ, not showing up. तो प्रियांशु आर्या करके एक बैट्समैन है. प्रियांश सत, आर्या, पंजाब किंग्स. हाँ, पंजाब किंग्स में वो भी अच्छा 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 खेल रहा है. सत्यम हाँ, नाम का कोई बैट्समैन था नहीं. शीशु जी है तो शीशु, वो शशांक शशांक सिंह सिंह करके है उसमें. शशांक सिंह शशांक पंजाब सिंह में. हाँ, पंजाबी है ना. पंजाब में. पंजाब में. हम्म. हाँ. तो आई हैड बीन फॉलोइंग क्रिकेट फॉर क्वाइट लॉन्ग एक्चुअली, लाइक वेरी लॉन्ग. यस. एक टाइम तो ऐसा था कि क्या बोलते हैं, 2000 से लेके 2022 तक मैंने एक भी गेम छोड़ा ही नहीं था, ऐसा था. मतलब 5 ओवर ही देखूंगा लेकिन देखूंगा जरूर, ऐसा था. अब फिर क्या हुआ कि बहुत लोग रिटायर हो गए, और फिर क्या हुआ कि एक दो वर्ल्ड कप हारे ना, तो फिर मतलब थोड़ा सा ये 2023 वाला जो हारे, तो इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग ऑन द पर्सनल लेवल एक्चुअली. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू Yes. लूज एक्चुअली, क्योंकि वीक I टीम से हारे. mean, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट एज गुड एज इंडिया इन दैट वर्ल्ड कप. आई स्टिल बिलीव but दैट. the thing is, Australia is still very clutch. I mean, they can take their moments and they can win the नो, game. there are several other factors which is like more about, it's more psychological than क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल है. फिर प्रिपरेशन तो है, लेकिन साइकोलॉजिकल और जो ट्रेनिंग प्रोसीजर उसमें ज्यादा है. एनीवे, तो अभी 3-4 लोग ही हैं. तो आप लोगों ने क्या पता किया है अभी तक? हाँ, मेरे ख्याल से हम लोग शुरू कर सकते हैं. सो आई मीन, हाँ, आप पहले थोड़ा सा आप बताइए कुणाल जी, मतलब आपका. So basically, okay. First of all, let me introduce Yes. Rupesh ji. Yes. So he hails from Saran district, right? Yes. And You are talking about me. आप इसमें काम करते हैं, कॉक्सिया कॉर्पोरेशन में R&D में काम करते हैं, but what exactly it is kind So of? Kioxia was formerly Toshiba Memory. Okay. So we make SSDs. We make हाँ. memory devices like the Okay. memory that you use in iPhone. हाँ. We make that. Okay. तो हम लोग NAND flash में basically काम करते हैं, और it is the third largest. Okay. I mean, actually second, third ऐसा होते रहता है हमेशा. तो third largest NAND flash maker. Okay, great. तो So अभी basically, I would like to say tell कि he has obtained PhD in material science in 2019, और इन्होंने MEXT scholarship मतलब कि उसमें participate किया है 2016 to 19 session. So like highly appropriate person to guide us regarding this. So I don't know, but I will try my but still, best. I to mean, you impart have like whatever I hands-on have experience. on. You actually were the scholar, so you are much better person to guide them. और मेरे साथ मतलब मुझे ये पता चला तो मैंने इनको शेयर किया, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो इसीलिए मुझे था कि कोई जो रियली जिसको पता है वो इनको गाइड करे तो ज्यादा बेटर है. तो सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू, एंड थैंक्स टू यू कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये लोग 3 वॉलंटियर्स हमको मतलब अप्रोच किए कि हम गाइड कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ टाइम अभी सिर्फ रुपेश जी अवेलेबल है, बट या लेट्स सी, आई मीन इफ अदर्स कैन जॉइन आल्सो. हम लोगों का क्या है ना, जैसे मेरा है, विकास भाई का है, नताशा भाभी का है, और भी कुछ लोग और हैं. हम लोगों का मतलब हमेशा ढूंढते रहते थे हम लोग पहले भी कि बिहार से या जो भी ऐसे अगर विलिंग स्टूडेंट्स हैं. I mean, whatever possible we could do, even a small thing, if we could impart to them. Right. तो हम लोगों को लगा कि okay, we have done at least something.
राइट। थोड़ा सा लगता है कि जस्ट टू लेट यू नो कि मतलब मेरा प्लान, मैं भी इसके फर्स्ट बैच है जो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने शुरू किया है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और मैं वही सोच रहा था कि अब जो एआई और ये सारा कुछ फेज आ रहा है, मतलब बहुत टाइम तक ये था कि बहुत सारा चीज लैब चाहिए आपको, वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी चाहिए लोगों के इंडस्ट्री के तौर पे और ये सारा कुछ। तो मेरा विजन क्या था कि विद दिस एआई एंड विद आफ्टर दिस पोस्ट कोविड काइंड ऑफ सिचुएशन, भी क्या है कि लोग, पीपल आर कंफर्टेबल विद लाइक वर्किंग रिमोटली, राइट? पीपल आर agreeing to hire directly remotely people based on their skills rather than like degree or what kind of college they are coming from, right? So if they are like skillful people are there, they are happy to accept them. What is this Converse.ai? ये किसी ने ये किया है क्या? I can't see anything from ये ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। लेट्स सी, आई गेस किसी ने अपना आईडी बना के रखा हुआ है। सो एज ए एक्सपेरिमेंटल मैंने 2-3 जगह पे अप्रोच किया, बट कोई खास मुझे रिस्पॉन्ड हुआ नहीं, मतलब बिहार गवर्नमेंट और ये सबसे। तो फाइनली मैंने कॉलेज में डायरेक्टली अप्रोच किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक कजन प्रियांशु इज माय कजन, सो ही इज स्टडीइंग देयर। सो मैंने कहा कि जब, और इन लोगों ने बताया कि ये लोग इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे बिहार गवर्नमेंट इनको इधर उधर भेजता रहता है, जहाँ पे उनको खास आउटपुट मिल नहीं रहा है। And many people are paying also for internships and still they are not getting what exactly they should have been getting, right? The kind of knowledge, the kind of experience. तो मैं तो उस ड्यूरेशन में मुझे ये आइडिया है कि क्यों नहीं इन लोगों को ओपन सोर्स पे ऐसा कुछ करे। तो मैंने प्रपोजल डाला एंड their professor was like happily agreed to for this kind of program. So ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बैच है जिसको मैंने ये शुरू किया है, मतलब 6-7 वीक्स का प्रोग्राम है। इसमें उनको क्या कहते हैं, एक एक्सपोजर देने का, उनको लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूटर्स बनाने का और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वहां पे करने का। मैं एक प्लेटफॉर्म भी बिल्ड कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब मेरे काफी कॉन्टेक्ट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं उनको भी ऑनबोर्ड करना चाहता हूँ एज अ मेंटर्स, एंड देन दे विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू लाइक उनके अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं या जो अपने रियल प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे वो उनको एक्सपोजर दे सकते हैं 2-3 मंथ्स के अंदर इंटर्नशिप। ये फ्री इंटर्नशिप है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर देम। और सो आइडिया है कि ये एक साइकिल बन जाए, एक कल्चर बन जाए बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जहाँ पे मतलब लोग डायरेक्टली घर में बैठे बैठे यानी अपने कॉलेज में बैठे बैठे भी वो वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर उनको मिलना शुरू हो जाए, एंड देन दे कैन नेविगेट बाय देमसेल्फ, राइट? कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसा है। मेन मुझे लगता है कि वो एक किस तरीके से अप्रोच करना है वही नहीं पता होता, तो जाके बाकी सब जो बैंगलोर पूना में ऑलरेडी हैं उनके पास बस कॉलेज से निकलना और डायरेक्टली जाके अप्रोच करना कंपनीज को। बट ये एक फिजिकल डिफरेंस की वजह से, वो डिस्टेंस की वजह से वो एक अलग लेवल का उनका ये आता है कि पहले इनको अपना शहर चेंज करना है एंड देन दे हैव टू स्टार्ट अप्रोचिंग, राइट? सो जस्ट I wanted to bypass that distance thing, and that's why I started this program. So let's see. I mean, अभी तक तो ठीक चल रहा है. Let's see by end of this program कि कितना आप successful होते हैं. So मेरा idea है कि ये हर cycle में चलता रहेगा. So if you are like, if you have ideas, you can also get associated with us. I would say even the start is a big step. Even the start is an achievement. Right. Like it doesn't matter whether it, like, I mean, you succeed for a very long time, you can continue it for a very long time, or even for a short time, like, but the experience that you gain from it, that these students gain from it, it is going to help them. Yeah, idea is that. So अभी मैं अपने फ्रेंड्स और इन सबको भी ये कर रहा हूँ कुछ यूएस में, यूरोप में, कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे ये किया जा सकता है. So what brought you, like, how do you know these students, and what brought you to make? So actually the biggest link was Priyanshu, my cousin, because he was approaching me for like guidance about the what they say, like internship programs and all. So फिर मैंने कहा कि जब तुम इधर उधर जाके और वो मतलब वो एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, सो बेटर लाइक वर्क ऑन लाइक समथिंग ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वेयर यू कैन गेट द रियल एक्सपोजर, और वो शो भी कर सकते हैं. एंड व्हाटएवर दे डू, all work is in the GitHub, so everyone can, like, they can show it to other companies also.
So their profile is built from right from like working from the day one itself. So मतलब उनका प्रोफाइल उनके पास रहेगा, जो भी ये इंटर्नशिप में काम करेंगे वो नॉलेज उनके साथ रहेगा, और वो शो भी कर सकते हैं मतलब बाकी कंपनीज को और ये सब। एक बार ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एसोसिएट लाइक माय फ्रेंड्स एंड सर्कल। सो अगर वो हो जाता है तो देन वी कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर लाइक प्लेसमेंट काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। हाँ, अभी मतलब अभी दूर है वो चीज। सो इसी ड्यूरेशन में मुझे ये नेक्स्ट वाला दिखा कि जापान में ऐसा कुछ है, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं एक बार ये भी शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई आई अप्रोच्ड यू। सो लाइक प्रियांशु जी और सत्यम, या फिर आप आयुष जी हैं, राहुल हैं, शिशु हैं, और 2 लोग और हैं, तो एक तो अच्छे आ गया, राइट। हाँ, तो what information have you guys gathered about like next or other things, like other opportunities that Japan could have or Japan is offering? दो So प्रोसेस होता है शिक्षा जाने का। एक एम्बेसी के थ्रू, एक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उसका अप्रूवल लेना कि किस बेसिस पर रिसर्च करें। हम्म तो वो फिर एम्बेसी को शायद भेजेंगे कि हाँ ये लड़का है जो इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो एम्बेसी से कंफर्म होता है। सुने काफी हार्ड प्रोसेस होता है, मतलब सिलेक्शन बहुत कम टाइम होता है। देखिए, उसमें क्या है कि अब मेरा प्रोफेसर के थ्रू हुआ है बाय द वे। एम्बेसी वाला मतलब जितना मैंने देखा है और जितना जाना है, देखो पहले मैं प्रोफेसर वाले पे आऊंगा क्योंकि वो मेरा मतलब पर्सनल है, तो मैं पहले उस पर ज्यादा बोलूंगा। तो उसमें क्या है कि नताशा देवी आ गई, बाकी आ गई। ओके, तो यूनिवर्सिटी वाले में क्या है कि यू हैव टू अप्रोच प्रोफेसर। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं उससे पहले भी जापान में आया था एक बार रिसर्च प्रोजेक्ट पे। तो द प्रोफेसर आई वाज वर्किंग अंडर इन इंडिया, he had this like tie-up research project in Japan. So I had already visited the university here. I had worked in the laboratory, so it was quite easy for me to find a professor. But in many cases, what many students do is they approach the professor directly. You can write the mail to them. You can write that I have done so and so and so to the professor. I am very much interested in your work, what you are doing. And I'd particularly like this work about what you did. And then you can write mail and मतलब निर्लज होके एकदम मेल करना चाहिए पहले तो। अभी प्लीज मतलब जितना ज्यादा मेल हो सके 100-200 अगर भेज सकते हैं तो भेजिए, ये जरूरी है। डोंट हेजिटेट टू सेंड द मेल। हाँ, जिस रिसर्च पे काम कर रहे हो उससे उनका मैच भी करना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी नहीं। नहीं तो उसमें 2-3 चीजें और हैं। अब पहली बात, जैसे आप लोग सीएस वाले हैं, यस सर। सब लोग सीएस वाले हैं, तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक नेक है। नेक मतलब होता है जहाँ पे अटक जाएंगे उसको नेक बोलते हैं जापान में। तो वो नेक है एक तरह से, लेकिन क्योंकि जापान का ज्यादा काम मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे ज्यादा होता है। कंप्यूटर साइंस के भी यहाँ पे लैब्स हैं, लेकिन उनका ज्यादा काम एआई वगैरह में होता है। तो इफ समहाउ you could contact, you could emphasize that you are working on AI, you have made so and so and so, and you have been building this kind of tools that has like minimized this kind of work, or like, or you have learned these kind of things that is going to somehow how to say, somehow impart, or क्या बोलते हैं, somehow able to produce something that could enhance productivity simply. So professor will consider those kind of things, क्योंकि आजकल GitHub का पेज है, तो GitHub पे सबको देख सकते हैं। Although I'm not on GitHub क्योंकि मेरा ये अलग है, but I have worked a little bit on AI, not AI, I would say machine learning. तो उसके थ्रू ये सब जो आप लोग जो कर रहे हो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। तो मैं खाली इतना बोल सकता हूँ उसमें कि जब आप मेल करते हैं तो आप 2-3 चीजें बता सकते हैं कि मैंने ये बनाया है अभी तक, और आपका ये जो काम है वो मेरे काम से बहुत अलाइन कर रहा है, या मेरे पास अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है वो इस क्षेत्र में ज्यादा है, इस तरह का नॉलेज मुझे ज्यादा है, तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड ऑन दैट और इवन ट्राई द न्यू थिंग्स। यू हैव टू शो द फ्लेक्सिबिलिटी एंड
ability to uh, learn new things. तो that is going to help a lot, I would say. तो ये तो हो गया प्रोफेसर वाला. अब आते हैं इस पे यूनिवर्सिटी सॉरी जो एम्बेसी का जो एग्जाम होता है. मैंने जितना देखा, अरे मेरा ये वीक है क्या शायद? थोड़ा सा वीडियो मेरा connection weak है क्या? डाउन हो रहा है, बट आवाज ठीक है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मे बी हाँ तब ठीक. नाउ इट इज गुड. तो एम्बेसी वाले मैंने क्या देखा है कि हवा ज्यादा है, अगर आप कहा जाए तो. इतने भी लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं उनका रिजल्ट देखता हूँ कितने लोगों ने अप्लाई किया ऐसा करके. द नंबर इज नॉट दैट हाई. व्हाट मैटर्स ऑन दैट ओकेजन इज हाउ मच मार्क्स यू हैव हैड, मतलब कि आपका जीपीए कितना था, या फिर जो भी आपका परसेंटेज है फाइनल ईयर में वो कितना था, और आपका एग्जाम कैसा जाता है. दैट मैटर्स द मोस्ट. और उसके बाद जो आपने जो कवर लेटर उनको लिख के दिया है वो कैसा है, वो दो तीन चीजों पे ज्यादा मायने रखता, मतलब मैटर करता है, जहां रादर देन कि मतलब बहुत टफ है या सेलेक्ट नहीं होंगे. ये थोड़ा कम है मेरे ख्याल से, जितना मैंने जाना है अभी तक. It wasn't that difficult. What the kind of students that I see here, or the kind of processes that they went through, I did not find that they had to struggle a lot about that. और उसमें एक दो चीजें और हैं कि अभी जापान इंडिया की तरफ देख रहा है. That is like a huge advantage for you guys, like huge advantage. क्योंकि पहली बात कि अभी एआई का जमाना है और सबको पता है कि इंडियन आईटी इंजीनियर्स ने क्या किया है दुनिया में, खासकर अमेरिका वगैरह में, मतलब गूगल वगैरह. ये तो अब कहने की जरूरत भी नहीं है कि इंडियन ही चला रहे हैं उसको. तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इज इमेंस. और जापान में एक और ये है कि इंडियन इक्वल टू आईटी या मैथमेटिक्स. और मतलब ये सबसे पहला ये दो तीन चीजें आती हैं. तो इंडिया हैज वेरी वेरी, और ब्रेन बहुत बढ़िया होता है हम लोगों का, ऐसा माना जाता है यहाँ पे. मैंने जितने लोग, बहुत ही कम लोग होंगे मतलब जो ऐसा नहीं बोलते होंगे. एंड दे से इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट. इट्स नॉट लाइक खाली दिखाने के लिए नहीं बोलते हैं. दैट इज द केस. मतलब मैंने जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ, देखा है कि हाँ उनका काम टॉप नॉच है. तो इंडिया हैज अ वेरी गुड इमेज इन जापान. सो even if you can't get mixed, you should try some other processes or other ways. एक है उसमें से, एक तो मेटी का एक वेबसाइट, मेटी पे आप जाके देख सकते हैं. मेटी की वेबसाइट पे आप जाके देखिए क्या क्या आ रहा है. एक है जासो, JASSO, जासो, एक वो वाला है. आप ये दो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. और इसके अलावा मैं बोलूंगा कि आप लोगों को कुछ कंपनीज में सीधे ट्राई करना चाहिए इंटर्नशिप के लिए या इसके लिए, इफ पॉसिबल. इफ सम जैसे कि तोशिबा हो गया या फिर फुजित्सु हो गया, राकुतेन वगैरह में तो बहुत ही तगड़ी हायरिंग चलती है इंडियंस की. तो उनका पता नहीं क्या सिस्टम है, शायद इंटर्नशिप के लिए बुलाते भी होंगे, नहीं बुलाते होंगे. लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में भी अपना ये शुरू किया है, ब्रांच शुरू किया है. तो यू कैन look for these kind of companies if they are offering internship whether in India or in Japan or not. और जापान में इंटर्नशिप जो भी कंपनीज कराती हैं, जो जापानीज कंपनीज कराती हैं, वो आपको बकायदा मतलब उसका थॉरो एक्सपीरियंस देती हैं. जैसे कि आपको अगर आप फैक्ट्री में इंटर्नशिप किसी कंपनी में कर रहे हैं तो आपको बकायदा फैक्ट्री में ले जाके दिखाएंगे कि देखो ये मशीन है, ये ऐसे चलता है, हम लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं. ऑफकोर्स आपको पूरा मतलब इंटरनल डिटेल नहीं देंगे क्योंकि वो तो ब्रीच हो जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आपको बताते हैं कि ये काम ऐसे होता है, ये मशीन ऐसे काम करता है, हम लोगों का इफिशियंसी इतना तक है, ये सब आपको बताते हैं भली भांति. सो डूइंग इंटर्नशिप इन जापान हैज अ ह्यूज एडवांटेज. सर लेकिन JLPT भी तो बनता है. हाँ, हैविंग सेड दैट, तो JLPT आप लोग अगर समहाउ दिखा सके कि मैंने अगर N5 या N4 भी किया है या अपीयर हुआ हूं,
अगर आप लोग ये भी थोड़ा सा भी इम्फेसाइज कर सकें कि मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है जापानीज का, then the chances of getting hired is like it just gets increased. सर I would say. फिल्म इंजीनियर्स के लिए शायद मैंडेटरी कर दिया गया है इनको क्वालिफाई करने से। वो अभी बात हो रही है, अभी उस पे आया नहीं है ऐसा कुछ, और बात हो रही है तो बात होने के बाद देखिए ये इंटरनेशनल क्या बोलते हैं डायनामिक्स है। अभी ट्रम्प की वजह से जो भी चल रहा है, जो भी शुरू हुआ, ये तो हो रहा है, और मतलब देखते हैं, ये रूल आके फिर जा भी सकता है, इसकी गारंटी नहीं है कि ये रूल रहेगा ही। जैसा कि लग रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमेशा चेंज हो रहा है, तो कुछ बोल नहीं सकते कि मुझे दो तीन चीजें एक जस्ट टू मेक श्योर कि सबके लिए एक कॉमन बेस रहे। सो ये जो नेक्स्ट का स्कॉलरशिप रहता है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन लोगों के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है। दो वे है, एक कॉलेज के थ्रू, प्रोफेसर के थ्रू। सो ये जो प्रोफेसर होंगे वो यहाँ के यूनिवर्सिटीज के होंगे, जापान के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर अगर जापान कुछ रिकमेंडेशन देते हैं तो देन दे कैन इजिली कम टू द जापान, राइट। एंड सेकंड वन इज एम्बेसी। सो एम्बेसी में इनको इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करना होगा या कौन से एम्बेसी को अप्रोच हाँ, करना इंडियन एम्बेसी को ही अप्रोच, उनको मेल करना होता है, वो आपको होगा? बकायदा एम्बेसी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, सो विकास इंडियन भाई एम्बेसी भी को अप्रोच करना होगा। और इस नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए कोई जापानीज रिक्वायरमेंट है या नहीं है ऐसा? आ, आजकल तो बोल रहे हैं कि मतलब प्रेफर करेंगे, जैसा जितना मैंने पढ़ा था। Okay. अभी तो आप स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा मेरे से, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अपडेटेड होंगे। Right. तो अभी आप विकास भाई से पूछ लीजिए इस बारे में, या फिर हाँ, नताशा ऋषभ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, अब हम दोनों अभी अवेलेबल है बात करने के लिए। Okay, yeah. और हम लोग थोड़ा पहले का फिनिश कर सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया हम दोनों को, क्योंकि हम लोग रास्ते में थे, फिर मैसेज मिला, तो सॉरी फॉर दैट। रुपेश जी, डॉक्टर रुपेश का हम बात सुन रहे थे, लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं मालूम, मैं सुन नहीं पाया था। क्या डॉक्टर रुपेश को आप रिपीट कीजिएगा? मैं क्या कह रहा था कि जस्ट टू मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स के पास सेम बेस हो डिस्कशन के लिए। सो मतलब इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि दो वे है, या तो प्रोफेसर जापान का प्रोफेसर अप्रोच करे या उनको ये करे, क्या कहते हैं, मतलब इनवाइट दे कि रिकमेंडेशंस दे और वो आ सकते हैं। सेकंड है कि थ्रू एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, इनको एग्जाम देना है, फॉर्म भरना होगा, थ्रू आ सकते हैं। तो लैंग्वेज के भी कोई प्रीरिक्विजिट्स है या हार्ड एंड फास्ट, या आई मीन इट इज ऑप्शनल ओनली? बेटर होगा कि हम जो किए हम उस पर कमेंट करें। और गुड थिंग इज दैट कि यहाँ जो डॉक्टर रुपेश हैं वो शायद यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड यहाँ आए हैं, और मैं जो हूँ एम्बेसी रिकमेंडेड, तो आपको दोनों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे। बट थिंग इज दैट कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी 10 years प्लस लेट है, तो अभी मुझे पता नहीं, बट देयर मे बी सम स्लाइट चेंजेस। तो आपने जो पहला क्वेश्चन किया है लैंग्वेज के बारे में, तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज नेसेसरी इन जापान, लेकिन जस्ट फॉर नेक्स्ट इट्स नॉट मैंडेटरी। आपके पास जो एग्जाम होंगे इंडियन एम्बेसी के आसपास, जैसे कि मेरा जो हुआ था इंडियन एम्बेसी या वहीं कोई आसपास एक सेंटर अरेंज की थी, वहाँ अप्रोक्सीमेटली मेरे केस में जब हम एग्जाम दे रहे थे अराउंड 150 स्टूडेंट थे रफली उस डेट को। मुझे बाकी का नहीं पता कि और भी कहीं और सेंटर ऑर्गेनाइज किए थे और भी कितने स्टूडेंट थे, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन आपको मई जून के आसपास आपको अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 महीने लगेंगे। और उस समय क्या था कि हमको जो वेबसाइट थी एम्बेसी की, एम्बेसी ऑफ जापान, बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता था, क्योंकि डेडलाइन इज एवरीथिंग। आपको वहाँ पे आएंगे कि आपको एग्जाम के लिए आना है, तो एग्जाम विल बी हेल्ड अराउंड अगस्त के आसपास होगा, और उसी दरमियान आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे। तो अप्लाई जब कीजिएगा तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा, और वहाँ जब आपका जब रिसर्च प्रपोजल और आपका बैकग्राउंड जब ये लोग सेलेक्ट करते हैं, देन दे विल कॉल यू फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। और वहाँ 3 तरह के आपके एग्जाम होंगे। एक तो होता है इंग्लिश एग्जामिनेशन, दूसरा जापानीज एग्जामिनेशन, और तीसरा एक इंटरव्यू होता है। तो इंग्लिश एग्जामिनेशन में यू हैव टू डू रियली गुड, क्योंकि वो मार्क्स मैटर करता है। जापानीज में बस अपना नाम लिख के हम पेन डाउन कर दिए, क्योंकि पता था अपनी औकात क्या है।
तो उसमें मैंने सब में बीबी या सीसी कुछ ऐसे मार के, जो होता है ना इंडियन स्टाइल में, सब में बी कर दिया। उनको भी पता था कि ये बस भर दिया है, निगेटिव मार्क्स थे नहीं। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है एम्बेसी रिकमेंडेड के लिए, आपको सही में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि मैंने किया था। तो मेरे केस में क्या था कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे, सिंपल थिंग्स रहता है कि वर्ब्स, कौन सा वर्ब सही सिलेक्शन है, नाउन प्रोनाउन, बहुत सिंपल से एडजेक्टिव्स, तो ये सब का सही करेक्शन, मतलब होता है कि आपको जो कंफ्यूज करने की वो कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया था कि लास्ट का 3 इयर्स का क्वेश्चन मैंने डाउनलोड किया और उसको प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद जो जो मुझे गलतियां और थी उसको मैंने रिविजिट किया कि मेरा वहाँ मैक्स टाइम इज एवरीथिंग। वहाँ पे आपको मान लीजिए 30 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप गलतियां कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने माइंड को ट्रेंड किया था उसके लिए प्रॉपरली, और गया तो बस मैं बैठ के बना ही डाला। पहले से तैयारी मेरी थी उसकी। उसके बाद जैसे कि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैंने बीबी सब मारा, बैठ गया। थर्ड मेरा इंटरव्यू हुआ जो कि मेरा आईआईटी दिल्ली में था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक जो यहाँ पे ड्रॉबैक है और एक अच्छाई, हम दोनों बात करेंगे। तो यहाँ पहले आते हैं कि अच्छाइयों पे। तो आप लोग सब अच्छे स्कूल से आते हैं, probably they all have good marks और यू आर थिंकिंग फॉर द मैक्स। सो फर्स्ट ऑब्स्टेकल जो आप लोग का क्लियर है कि यू आर गोइंग फॉर द मैक्स। यहाँ एक गलती क्या है कि यहाँ क्या होता है कि एम्बेसी रिकमेंडेड में लगभग आपके 30 से 35 सीट्स होते थे उस समय। अभी मुझे रिसेंटली नहीं पता लास्ट 2 ईयर्स से क्या चल रहा, बट लास्ट 5 ईयर्स ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड वाज देयर। 25 to 35 सीट्स वाज देयर एवरी ईयर। और उसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम जो होते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो था लेजर टेक्नोलॉजी था, या फिर मैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल हमको नहीं पता, डॉक्टर रुपेश यदि करते तो वो भी मटेरियल साइंस या फिर लेजर या ऑप्टिकल फाइबर इन सब टेक्नोलॉजी में अप्लाई करते। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें एक रहता है बायोटेक्नोलॉजी रहता है, कंप्यूटर साइंस रहता है, तो बहुत सारे स्ट्रीम्स रहते हैं। सो यू हैव टू अप्लाई थ्रू दैट स्ट्रीम। और उसमें होता क्या है कि एवरी स्ट्रीम हैज सम सीट्स, मैक्सिमम मिनिमम 1 to मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते क्योंकि दे हैव टू पिक स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। तो मेरे केस में चूंकि मेरा लेजर ऐसा फिजिक्स था, मतलब ऐसा टॉपिक ही था कि उस समय इंडिया में बहुत कम लोग थे, तो मेरा तो होना ही था। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं स्टूडेंट ही आए 3, और 3 में से मेरा जो बैकग्राउंड ही फोटोनिक्स था, तो मेरा हमको पता था कि मेरा हो जाएगा। जो होता है ना, पता चल जाता है ना एनवायरनमेंट से, तो मेरा हो गया। तो ऐसे ही है कि यहाँ कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम सीट्स जो होंगे वो लिमिटेड, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये आपके 25 से 35 सीट ही हैं, तो मैक्सिमम भी जाएंगे तो आपके 5 या 6 जाएंगे। हम आपको 10 इयर्स बैक का बात बता रहे हैं, अभी का मुझे रियलिटी नहीं पता है, मुझे आई हैव टू चेक द करंट स्टेटस। तो हम बताएंगे कि यहाँ सीट्स आपके लिमिटेड है। तो दूसरा एक एग्जाम जो होता है कि दूसरा एक जो डोर है वो डॉक्टर रुपेश का है कि इन्होंने जो किया था कि आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड वाले, तो आपको शायद इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से ये गाइड करेंगे। मैंने कुछ स्टूडेंट को हेल्प किया था यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, बट फ्रैंकली आपको ट्रू जानकारी आपको डॉक्टर रुपेश उसके बारे में। Thanks for this. So, किसी को कोई क्वेश्चन है इस वाले रूट में, क्या कहते हैं, एम्बेसी रिकमेंडेड और एम्बेसी के रूट के थ्रू? सो सर इस विकास जी, या जी बोलिए। सर इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है सर, वो कब जमा करना पड़ता है? शुरू में ही अप्लाई करना चाहिए फिर? जी मेरे समय था कि आपको जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको जमा करने पड़ते हैं, मतलब आपको सबमिट करने पड़ते हैं। सब 10th का मार्कशीट, 10+2 का मार्कशीट, और एग्जाम के वक्त आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना पड़ेगा। वो आपका चेक करेंगे कि आपने 10th का जो मार्कशीट दिया है फोटो स्टेट, और आपका सही में वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे केस में ऐसा हुआ था, तो हम सारा अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हम लेके गए थे एम्बेसी एग्जाम के दिन, और हमें बोला गया था। लेकिन आपको सबसे मुश्किल क्या मुझे उस समय लगा था कि एग्जाम तो आपको जैसे होता है ना कि 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो वो तो एक डिफिकल्ट था, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन टाइमिंग इज, एक और चीज में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कब ये आएगा रिजल्ट ये पता नहीं था, और रिजल्ट आने के बाद आपके पास मुश्किल से 5 दिन का समय रहता है मेरे केस में।
क्योंकि मैं उस समय TIFR में था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। तो वहां से मुझे दिल्ली जाना, और उस समय फ्लाइट तो मैं मेरे अफोर्डेबल रेंज से बाहर थी, तो ट्रेन में जाना और ये सब होता ना कि बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। तो मुझे ये सब पहले से ही मैं माइंड मेकअप किए हुए थे। टिकट तो आपको तुरंत मिलते नहीं है। मुझे अभी का सिनेरियो नहीं पता इंडिया में क्या चल रहा है, हम पहले की बात बता रहे हैं। तो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब अप्लाई करते हैं, जब रिजल्ट आता है और आपका नाम है, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी रेडी। तो आपके पास लंबा समय नहीं होता कि आप कहीं जाके 10+2 का मार्कशीट आप घर से मंगा रहे हैं, आप कहीं और बैठे हुए हैं, देन टाइम विल गो। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगेन आपका एक होता है कि प्री सिलेक्शन होता है, मतलब आपका प्रोविजनल सिलेक्शन, वो फाइनल सिलेक्शन नहीं है। उस समय आपको बोलेंगे हाँ, एक और चीज है, शायद आपको मेडिकल, एक और मुझे डिफिकल्टी जो हुई थी कि आपको मेडिकल के डॉक्यूमेंट मांगे थे कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट लिख दिए थे कि ये करवाना है, तो ये मतलब बहुत सारे। तो वो इट वाज मुझे भी वेरी हाँ, तो इट वाज रियली कॉम्प्लेक्स। तो आपको कोई यदि डॉक्टर जानते हैं तो आपको क्विकली बना के दे देंगे। इन सब में टाइम लग जाता है। ये सब बता रहे हैं कि एग्जाम के समय जब आप जाइएगा तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, आपके मन में तरह तरह की बातें चल रही है, और फाइनली ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं सीधा गया था TIFR के डॉक्टर के पास। तो बोला कि देखो, तुम यहाँ का काम रहता तो मैं कर देता, लेकिन तुमको चूंकि एम्बेसी में देना है और ये TIFR से रिलेटेड नहीं, तो हम नहीं करेंगे। तो मुझे मुंबई में जाके अलग अलग हॉस्पिटल में जाके मैं ऐसे ही बॉक्स रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ये सब में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये सब थोड़ा टाइमिंग को आपको बहुत केयरफुली कंसीडर करना। एग्जाम टफ नहीं है, आपके लिए अच्छे मार्क्स हैं। आपने यदि वो वहाँ जो एग्जाम होते हैं इंग्लिश के, उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा यदि आपका नाम आता है तो। और बेस्ट करने के लिए कम से कम 2-3 साल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि मैंने किया था। और जिस सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन यदि आपको लगे कि उसमें आप मिस्टेक कर दिए, तो आप उसको रिविजिट कीजिए कि क्यों आपने मिस्टेक किया। क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक वाज वेयर, ये सब सिलेक्शन बहुत टफ नहीं होता, लेकिन आपको कम से कम समय। तो मैं उसको प्रैक्टिस किया था, जो जो क्वेश्चन मैंने गलती किया था लास्ट 3 इयर्स को, उसको मैंने प्रैक्टिस किया था। इसलिए मैं वहां गया तो मैं श्योर था कि मैं तो बनाऊंगा। और टाइम से एक घड़ी जरूर रखिएगा अपने पास, टाइम से 2 मिनट पहले बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबको गोल कर दीजिएगा, CC या BB करके। क्योंकि यदि 3-4 भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। ये मैं बस छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सब किया था। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पैसेज पढ़ना होता है, तो मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि उसमें टाइम चला जाता है ना। पैसेज भी पढ़िएगा तो फिर इट टेक्स टाइम, बस 30 मिनट ही। तो मैंने बाकी बनाया, पैसेज में बस बी पढ़ के चला। सो हम मतलब हम बता रहे हैं कि शॉर्टकट्स थोड़े बहुत ट्रिक्स भी काम करते हैं। और कुछ थैंक्स, क्वेश्चन है? काफी सही इंसाइटफुल टिप्स हैं इन बच्चों के लिए। सो और कोई क्वेश्चंस? तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दीजिए कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट मेल करना पड़ेगा, और मतलब कौन कौन जरूरी है और कैसे मेल करना पड़ता है, ये सब कुछ। आपने जो शब्द यूज किया है मेल करना पड़ेगा, तो मेरे समय तो मेल तो ऐसा कुछ था नहीं कि मेल करना पड़ता था। मेरे समय में सब बाय पोस्ट होता था। नहीं, अभी 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 बताया ऑनलाइन को क्या? ईमेल करना होता है, प्रोफेसर को ईमेल अच्छा, तो ये जब आपका जब होता है ना कि मैंने भी ये किया था कि जैसे कि हम मेरा या रुपेश जी का, जो डॉक्टर रुपेश का जो बैकग्राउंड है और यहाँ जो लोगों का बैकग्राउंड है थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल रुपेश जी मटेरियल साइंस में वर्क करते हैं, मेरा फोटोनिक्स एरिया हुआ। तो हम लोग का जो होता है कि हम लोग PhD के लिए अप्लाई किए थे। तो PhD के लिए आए थे, तो फर्स्ट 1 ईयर हम लोग रिसर्च स्टूडेंट थे मेरे केस में, और उसके बाद 3 इयर्स ऑफ मेरा PhD था। PhD का जो होता है टॉपिक, उस पर मैंने काम किया था। तो उसी समय मैं जितने भी प्रोफेसर्स थे, जब चूंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं TIFR में था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। तो मैं वहाँ पे एनसॉम टेक्नोलॉजी पे काम करता था, नियर फील्ड स्कैनिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। और मैं थोड़े समय के लिए IIT बॉम्बे में भी था। उस समय मैं थिन फिल्म 3rd जनरेशन सोलर सेल पे काम करता था। तो मोर लाइक डिवाइस फैब्रिकेशन, आपको जो आजकल इंडिया में सुनते होंगे फैब लैब और ये सब चीज़ें, मैं उसी समय बहुत पहले ही मैं IIT बॉम्बे के अंदर मैं ये सब थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट टू हैव द एक्सपोजर।
तो उस समय जो आप रिसर्च पेपर जो पढ़ते हैं काम करने के लिए कि आपको कौन सा काम करना है, उसमें क्या आपको आउटकम लाना है, आपको तरह तरह के रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। शायद आप लोग यदि कोई कंप्यूटर साइंस में कोई प्रोग्रामिंग या कुछ और काम करते होंगे, तो आप लोग चूंकि बीटेक हैं तो शायद बीटेक में ये अपॉर्चुनिटीज कम होती होगी, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा होती होगी कि दे आर गोइंग थ्रू द रिसर्च पेपर्स। आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट के लिए भी आपको क्या उसमें नया करना है, तो उसके लिए आपको कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा कि उन लोगों ने क्या नया किया, फिर उसमें हम क्या एडिशन डालें। तो उसके लिए जो रिसर्च पेपर पढ़ते थे तो हम टारगेट किए कि उस एरिया के आसपास जितने भी प्रोफेसर जापान में काम करते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में करते हैं उनको हम टारगेट किए। मेरे केस में था कि हमने 2 ही प्रोफेसर को टारगेट किया। एक थे नोदा, प्रोफेसर नोदा जो क्योतो यूनिवर्सिटी में थे, और एक थे प्रोफेसर कवाता जो ओसाका यूनिवर्सिटी में थे उस समय के। टोक्यो यूनिवर्सिटी को मैंने टारगेट नहीं किया क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि टोक्यो बहुत महंगा है, तेरी तो सारी स्कॉलरशिप उसी में खत्म हो जाएगी, 1.5 लाख का तो रूम रेंट आएगा, तुमको वही मिलेगा पैसा। तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया टोक्यो में। मतलब ये थी सच्चाई। प्रोफेसर नोदा ने मुझे मना कर दिया, बोला कि हम तो रिटायर करने जा रहे हैं और पीएचडी फॉर 4 इयर्स, 3 to 4 इयर्स, तो लेने का कोई सेंस नहीं बना। कवाता तैयार हो गए तो हम उनके ग्रुप ज्वाइन कर लिए। मेरा बहुत सिंपल था। तो उसी समय जो आप कम्युनिकेट करते हैं ना प्रोफेसर से कि मेरा प्रोफेसर, मेरा बैकग्राउंड ये है, हम इस पे काम करते हैं, हमने आपका ये रिसर्च पेपर पढ़ा, हमको ये बहुत अच्छा लगा, हम भी नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यदि इट विल बी गुड, यदि आप मुझे प्रोविजनली यदि हम स्कॉलरशिप हमें मिल जाती है तो क्या हम आपका लैब ज्वाइन करना, हम चाहेंगे कि आपका लैब ज्वाइन करें। समझे? तो प्रोफेसर को भी कुछ जाता है नहीं, क्योंकि मैक्स स्कॉलरशिप जैसे ही मिल जाती है आपको तो प्रोफेसर को भी थोड़ा बहुत फंड मिलता है। मतलब आपकी तो पूरी ट्यूशन फी फ्री हो जाती है, आपको कुछ छात्रवृत्ति मिलती है, प्लस प्रोफेसर को भी एक ब्रांड मिलता है, उनके अंदर नेक्स्ट स्कॉलर एक स्टूडेंट काम कर, शायद थोड़ी बहुत फंड भी प्रोफेसर को मिलती है। मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं कितनी फंड मिलती है प्रोफेसर को, लेकिन वो ऊपर से मैनेज हो जाता है, मतलब नेक्स्ट देखती है वो सब काम। तो प्रोफेसर को भी खुशी होती है कि कोई टैलेंटेड स्टूडेंट जो फिल्टर आउट होके हमारे लैब में आए, और उसको कोई बॉदर भी नहीं, उनको कोई बॉदर भी नहीं करना है, क्योंकि स्कॉलरशिप उसकी फुल्ली फंडेड है 4 साल के लिए, और क्या कहता है, और दे आर गेटिंग टैलेंट, तो आप रिसोर्स से कुछ उनको फंड भी मिल जाती है। मैं नेक्स्ट देती है, वो आपको नहीं देगी, प्रोफेसर को देगी, उनके लैब को देगी। तो इसलिए प्रोफेसर को कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं। तो उस समय जिसके पास भी नेक्स्ट मिलता है उसके पास ये फ्रीडम मोटा मोटी रहती है कि जापान की जो टॉप यूनिवर्सिटी होती है उसमें जा सके। इसीलिए मैंने 3 ही यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था, टोक्यो यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ज्यादा उस पर स्ट्रेस डाला क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है टोक्यो, तो इसको तोदाई बोलते हैं। फिर सेकंड है क्योदाई, मतलब क्योतो यूनिवर्सिटी, जहाँ के प्रोफेसर रिटायर हो रहे थे। तीसरा था हानदाई, जहाँ मेरा हुआ, जहाँ मैंने अपनी पीएचडी की। तो यही एक मतलब, तो प्रोफेसर मोटा मोटी मुझे बोल दिए थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुमको नेक्स्ट हो जाता है देन आई विल टेक यू और वी कैन थिंक टू टेक यू। तो वो जो स्क्रीनशॉट होता है ना ईमेल का, वो हम लेके चले गए थे एग्जाम के, और वो भी हम प्रेजेंट कर दिए थे। एक क्वेश्चन, ये नेक्स्ट सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं रहता ना? ये नहीं ऐसा नहीं है, ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, राइट? आप ये जो होता है कि ये बेसिकली आप ऐसे समझिए, ये होता है एक तरह से रिसर्च पोजीशन के लिए होगा, इसमें कोई डिग्री नहीं, लेकिन आप यदि मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 1 साल के लिए वहाँ ये रिसर्च स्टूडेंट रह सकते हैं, या मैक्सिमम 2 साल के लिए। लेकिन विद इन 2 years यू हैव टू इनरोल एज ए पीएचडी और मास्टर्स स्टूडेंट। यदि आप नहीं इनरोल करते हैं तो आपकी नेक्स्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपके क्या होता है, जैसे कि मेरे कुछ साथी थे, चेन्नई का था एक इदरिस नाम का लड़का था, तो उसकी प्रोफेसर से बहुत अच्छी नहीं बन रही थी, तो वो उसको हर एक 6 महीने पे एग्जाम होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने तो 1 साल एग्जाम ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे प्रॉपर अच्छे से रिसर्च करना था 4 साल के लिए, फुल्ली स्कॉलरशिप का मजा लेना था। तो मैंने 1 साल एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम दिया तो मेरा हो गया तुरंत में सिलेक्शन, क्योंकि मैंने 1 साल उस टॉपिक पे काम किया पहले जापान में, और उसी को मैंने प्रेजेंट किया कि मैं ये कर रहा हूँ और आगे मैं ये काम करना चाहता हूँ। देन एवरीथिंग वाज गुड, कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। लेकिन वो इदरिस जो मास्टर्स को टारगेट कर रहा था, वो मास्टर्स में इनरोलमेंट चाह रहा था, और मैं पीएचडी लगभग सेम टाइम में, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा बन नहीं रहा था, मेरा हो गया था।
जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया साथ में जो करंट घटनाएं कुछ घट रही थी। राइट, थैंक्स। उसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे कि अगर आपके प्रोफेसर को लगा या फिर कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन मतलब कन्वे हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, देन प्रोफेसर विल बी लाइक, आई मीन, इट इज हाईली लाइकली दैट प्रोफेसर विल टेक यू। मतलब वो यूनिवर्सिटी, मतलब एम्बेसी वाले केस में भी है, क्योंकि कितनी बार, मतलब मैं एक दो और स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे पूछ के अप्लाई करने की कोशिश की थी, तो प्रोफेसर का ये कहना है तुम्हारे पास मिक्स्ड है कि नहीं है, अगर तुम्हारा एम्बेसी से मिक्स्ड हो रहा है तो हम तुमको ले लेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोस्टली प्रोफेसर्स, मोस्ट ऑफ देम वर ओके फॉर दैट। तो अगर आपका मतलब वहां पे मिक्स्ड, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अगर आपका हो रहा है वहां पे, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर प्रोफेसर ढूंढना वो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, अगर आपने मेल किया है, प्रोफेसर का रेस्पॉन्स आया है, तब जैसे अभी डॉक्टर विकास ने कहा, आप वो जाके दिखा सकते हैं, उससे आपको एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट एक और बढ़ जाएगा, वो एक चीज है। तो एक तो वो था, ऊपर से अभी किसी का, ये अभिषेक जी का मैसेज आया है कि 2025 में 10-12 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं। ये क्या बैचलर से कि मास्टर से? ये ऊपर से वहां मतलब देखिए, ज्यादा करके अंडर ग्रेड से ज्यादा अप्लाई करते हैं, मास्टर्स वगैरह के लिए कम ही जाते हैं, तो ये एक तरह से अंडर द एक्सपेक्टेड लाइन है। मास्टर्स वगैरह के लिए कम करते हैं, पीएचडी के लिए तो और कम करते हैं। जापान अभी भी उस तरह से पॉपुलर नहीं है इंडिया में जितना कि वेस्ट है। तो उसके अगर अंडर ग्रेड ने 1000 किया होगा तो आई अज्यूम कि मास्टर्स के लिए शायद बहुत ही कम, शायद मे भी 500 लोगों ने किया होगा। और इस अब मतलब ये जब एक एजम्पशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब ये करेक्ट होगा, लेकिन आई थिंक proportion is somewhere around that, but at the moment Japan is the best place for application than like any other country, if you ask me, any other OECD country, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप फुल मिल जाता है, और उस तरह का क्या बोलते हैं, मतलब आपको सपोर्ट हर तरह, मतलब अफोर्डेबल है, स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर कोई यहाँ पे हेल्थ आपको पूरा पूरा कवर्ड मिलता है। अमेरिका वगैरह आप कोई जाता है तो आपको मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का इशू हो जाता है, और बहुत ज्यादा, तो वो सब दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं। और अगर फिर क्या है कि अगर आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढना हो तो बहुत इजी है। ऊपर से फिर क्या है कि अगर आपका जब आपका कोर्स खत्म हो गया तो जापान इज विलिंगली लाइक रियली रियली विलिंग टू टेक यू इन द कंपनीज मोस्ट ऑफ, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो आई वुड हाईली इनकरेज पीपल टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट, हाईली इनकरेज। इस पे हम एक कमेंट करना चाहेंगे। अभी जो एक क्वेश्चन आया था वो अंडर ग्रेड के लिए था या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए था? 5 बहुत कम सीट्स थे, क्या थे क्वेश्चन, क्या थे? यूजी के अंडर ग्रेजुएट के लिए था। उनका था कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली दोनों साल तो 1000 प्लस हम कैंडिडेट थे, ऐसा कुछ। इसमें हम कमेंट करना चाहेंगे कि लगभग 10 साल पहले, हर एक साल 10 साल पहले की बात है कि मात्र 3 से 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था। तो अभी यदि कितने हुए हैं, 5 हुए हैं, 10 हुए हैं? 12 लिखा है इसमें। तो 12, इट्स ए गुड नंबर यदि 12 आ रहे हैं। देखिए, ठीक है। और फिर जैसा कि डॉक्टर रुपेश ने बताए कि अंडर ग्रेड्स में बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बट कंपटीशन इज लेस फॉर द मास्टर्स। ऐसे भी देखते हैं ना कि आपको मास्टर्स किए हुए आदमी कम मिलेंगे, पीएचडी किए हुए और भी कम मिलेंगे, लेकिन बैचलर बहुतों के पास उपलब्ध रहती है। तो कुछ अपडेट अगर मेरे तरफ से चाहिए तो मेरा तो जो सर्च मैंने किया है तो मुझे दिखा रहा है कि 80 to 120 स्टूडेंट्स जो है इसमें इंजीनियरिंग फील्ड में हर साल पूरी इंडिया से सेलेक्ट होता है। और मिक्स के लिए ना, हाँ हाँ, तो ये फर्दर जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है उनके पास कंप्यूटर साइंस वालों का डेटा है जो कि ट्रू है। बाकी साइंस में कहे तो ये पूरा 100 अगर एवरेज ले तो पूरे बहुत सारे बैकग्राउंड्स है। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, खासकर आज के इंटरनेट के जमाने में। पहले जापान के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम जाता था इंडिया में, लेकिन अब
एक बार किसी को मिला तो आप लोग यहाँ पे 10 हो, 5 अगर 2-2 से भी बात करते हैं तो वो फट से कितना 200 हो जाएगा, है कि नहीं? तो कंपटीशन तो बहुत है। तो मेरा वही है कि आप लोगों ने एग्जाम के बारे में बात किया, मैं ब्रीफ में, क्योंकि कॉल अब ये 10 मिनट में एंड हो जाएगा, तो अपने बारे में बता दूं ताकि थोड़ा आइडिया लगे। मेरा इन दोनों से डिफरेंट है। मेरा यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन था। मैं जेएनयू से अप्लाई की थी। जेएनयू को हर साल 10 एप्लीकेशन मिल जाता है कि तुम अपने बैच से भेज दो, और मेरा मेजर जापानीज लैंग्वेज और कल्चर में था। तो मुझे तो बहुत आसानी से था कि एप्लीकेशन है। मैं टॉप 5 में थी क्लास में। बस वो होता है वहाँ पे कंपटीशन, आपको भरा हमने और एग्जाम के लिए बैठने का चांस मिल गया। वो लकी स्टूडेंट्स हैं जेएनयू जैसे कैंपस में। जेएनयू को इस मामले में बहुत ही ब्लेस्ड जगह पे थी मैं। तो एग्जाम दिया, पास हो गए, और फिर सारा चीज यूनिवर्सिटी के थ्रू यूनिवर्सिटी करके देती है। यूनिवर्सिटी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है हमको एम्बेसी से। एम्बेसी यूनिवर्सिटी हमें बोलती है, हम ग्रुप में करते चले जाते हैं। तो वो सब बहुत आसान है। सबसे चैलेंजिंग आप लोग जब डायरेक्ट एम्बेसी के थ्रू करेंगे, सब कुछ अपने से इंटरनेट से करेंगे, तो ध्यान देना है एप्लीकेशन स्टेज पे ही। सारा कंपटीशन वहीं से स्टार्ट होता है। आपको एग्जाम में बैठने का मौका भी मिलेगा जब आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो। तो मैं कल ही एक भोपाल से एक लड़की है, वो अप्लाई कर रही है, मैं उसका गाइड कर रही थी। वो एनिमेशन के लिए अप्लाई कर रही है, पढ़ना चाह रही है यहाँ पे बैचलर्स में, अंडर ग्रेड के लिए। अभी 12th पास की है, तो उसके लिए प्रोग्राम है उसके अंदर। तो उसमें मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि जो आप प्रपोजल लिखेंगे ना, वो बहुत लंबा चौड़ा ना भी तो ओके है, लेकिन एकदम रियल लगना चाहिए। वहां पे सारा की है। मैंने भी जब अपना लिखा था कि क्यों पढ़ना चाहते हैं वो चीज, क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको करके आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो सब जो क्वेश्चन उसमें पूछे हुए हैं ना, उसको बहुत ही प्रिसाइज और क्या बोलते हैं, यूनिक बना के लिखना है। यूनिक रहे, ट्रू लगना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर मोटा मोटी लिख दिए। तो जापान क्योंकि बहुत प्रिसीजन वाली कंट्री है, इनकी पूरी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रिसीजन पे ध्यान देती है। तो उस पे रिसर्च अपना टॉपिक पे बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा लिख के रखिए अपना जो टॉपिक है, तो आपका चांस बढ़ेगा, तो आपको बुलाएंगे थोड़ा बहुत। क्योंकि वो नंबर डिस्क्लोज नहीं करते। मेरे केस में तो मैंने देखा कि कितना कट ऑफ है, ये सब कुछ नहीं बताते हैं, और कितना आया तुमको वो भी नहीं बताते हैं। तो वो प्रपोजल आप उस टाइम पे अच्छा लिखिए। जापान प्रोसीजर वाला कंट्री है। हाँ, वो जो उसमें है लिखा हुआ वो रहना चाहिए अच्छे से। 16 साल का आपका जो पीछे का एजुकेशन पूछता है। फॉर्म अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमें एक टॉपिक टास्क सेलेक्ट करके बैठना चाहिए नेक्स्ट टाइम। फॉर्म को एक एक लाइन समझ लेते हैं, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी भरना। और प्रपोजल कैसे क्या लिखना है, मे बी आपका जिसका जिसका टॉपिक है उस पर एडवाइस कर सकते हैं और कैसे डिटेल पढ़ सकते हैं। तब आप नेक्स्ट का एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत ही एक्सटेंसिव है। और नेक्स्ट है कि आप लोग पता नहीं फुल फॉर्म जान भी रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट जापान का मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन के बाद एक्स कर दिया है और टी लगा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके लिए स्टैंड करता है। ये हुआ नेशनल लेवल का, नेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका देने वाली, जापान के नेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका देने वाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री के अंदर। बाकी ऐसे और भी बहुत सारे हैं प्रोग्राम। जैसे दूसरे इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर जाइका आती है, छोटी सी जो है ऑफिस। वो जाइका भी छोटे छोटे एप्लीकेशन ये फंड देती है पढ़ाई करने के लिए, जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटीज को यहाँ जापान पे सर्च करके वहाँ का प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप उनके एप्लीकेशन पीरियड के टाइम पे अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन हो जाए तो फिर पैसे देते हैं, जाइका फंड करती है, बुलाती है। फिर ऐसे ही जासो करके है, JASSO, वो वहां पे भी आपको सारे तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का भी कब एप्लीकेशन निकल रही है, कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है, क्या कंडीशन है, सब मिल जाएगा। और उसके में तो और भी इंफॉर्मेशन, और भी बहुत तरह का स्कॉलरशिप है जो कंपनियां भी देती है, थोड़ा थोड़ा, तो वो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट तो आपको सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बड़ा छाता है पढ़ाई करने का, फंड का। बाकी और भी अपॉर्चुनिटीज है। मैं अच्छा, हाँ, विकास भाई कुछ बोलना चाहते थे। इसमें मैं एक और एडिशन करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ आने के बाद देखा
और आई डू नॉट फाइंड इट वेरी गुड, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रगल है, लेकिन बहुत लोग स्ट्रगल को बहुत लव करते हैं, तो वो करते हैं। सब लकी थोड़े हाँ, मतलब जो आगे से आगे। हम लोग तो मैक्स में आ गए तो होता है ना कि अपना आराम से आ गए तो पढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे प्रोफेसर को कन्विंस करते हैं, उनको मैक्स नहीं भी मिलता है तो प्रोफेसर को बोलता है कि हमें ले लीजिए, तो प्रोफेसर 1 आध साल के लिए उनको फंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आके यूनिवर्सिटी के अंदर भी तरह तरह की स्कॉलरशिप होती है, उसमें विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर दे अप्लाई फॉर दे चैलेंज फॉर दैट स्कॉलरशिप, और वो स्कॉलरशिप 1 साल के लिए होती है, कोई 2 साल के लिए होती है, तो कोई आपको ट्यूशन फी फुलफिल कर देगी, कोई आपको थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप दे देगी, ऐसे ऐसे हैं। उस तरह के स्कॉलरशिप मैंने 2 बार अप्लाई किया था, स्पेशली टू टू हैव द फॉरेन ट्रिप। तो मुझे एक बार इटली जाना था, एक बार यूएसए जाना, दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया सेपरेटली फॉर टू फंड माय इंटरनेशनल ट्रिप। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कि, और स्पेशली मेरे केस में कम मुझे इसलिए मिलता था कि ऑलरेडी मेरे पास एक बड़ा अम्ब्रेला था, जिसके पास उतने सपोर्ट नहीं होते हैं, उसको यूनिवर्सिटी के अंदर की भी फंडिंग मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत फनी लगेगा, नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, मेरा एक दोस्त जाके बोला क्या कि देखो मेरे एरिया में तो बाढ़ आ गया, फसल सब डूब गई, तो उसकी ट्यूशन फी माफ हो गई। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप सब ऐसा करें, करते हैं। क्योंकि लेकिन मतलब बोले कि इफ सम रीजंस आर जेन्युइन। टाइम तो अब कम है, मतलब 2 ही 3 मिनट है टाइम। राइट, सो जस्ट टू समराइज, एक रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस एंड क्वेश्चंस, अभी बच्चों को काफी इंफॉर्मेशन मिल गया है एंड दे आर आल्सो गोइंग थ्रू देयर फाइनल सबमिशन फॉर देयर लाइक जो भी उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, वो सबमिशन में भी ये लोग काफी बिजी थे अभी लास्ट 1-2 वीक से। तो अगर इनके पास और क्वेश्चन है तो क्या आप लोग फिर से एक सेशन और हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक समटाइम, वीकेंड हम लोग यदि छुट्टी के दिन करें तो ज्यादा बेटर होगा, हाँ, क्योंकि गोल्ड- रुपेश जी भी फ्री रहेंगे। राइट, और स्पेशली हम कहेंगे कि इसे देखिए, बाकी सब तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन रहते हैं ना, 10th में कितना मार्क्स आया, पापा का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसमें तो कोई मदद की बात तो है नहीं, जिसके पास जो है वही लिखेगा, एंड दैट शुड बी जेन्युइन। हम लोग को ज्यादा उस पर बात करनी चाहिए रिसर्च प्रपोजल के बारे में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम आपके फील्ड के में बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, राइट। उससे यदि आप कुछ इंटेक ले सकते हैं देन इट मे बी गुड, मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूंगा मैंने क्या लिखा था, कुछ बकवास ही लिखा होगा 10-12 साल। अरे ये तो फिर भी आप लोग बहुत, सॉरी टू कट, लेकिन एक की वर्ड यही है कि अभी आप इस एज में रह रहे हैं जहाँ एआई है आपको राइट अप पे हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर भी सब के सब उस पर नहीं डिपेंड होकर लिखिएगा, अपना ओरिजिनलिटी बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसी मशीन होती है जिससे पता चल जाता है ह्यूमन ने लिखा है या एआई ने लिखा है, ठीक है। गया जैसे सिटी लेवल पे उतना एक्सपोजर जहाँ पे नहीं होता है स्टूडेंट्स को, तो सबके सब उसके पीछे भागते हैं, किसी एक अच्छा टूल आता है तो, लेकिन ध्यान दीजिएगा ओरिजिनलिटी एकदम नहीं खोना है, बनाए रखिएगा, चांसेस बढ़ेगा। तो उसमें लगना चाहिए ह्यूमन ने लिखा है, कुछ कुछ गलती है, ओरिजिनल है, सेंस है, फीलिंग है, थोड़ा करने का जज्बा है, वो सब दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत गलत ही रहे सही, वो अच्छा रहेगा। हाँ, right. So thanks to all our guests, Rupesh ji, Vikas ji, Natasha ji, and हम लोग मे बी अभी ये कॉल खत्म हो जाएगा तो डिस्कॉर्ड में मिल सकते हैं। लेट्स सी, अगर आप लोगों के पास और क्वेश्चन है तो एक सेशन और हम कभी नेक्स्ट वीक कभी मतलब वीकेंड में कर सकते हैं। यस, आप लोगों को चाहिए तो विल बी वेरी हैप्पी। कब 13 में डेडलाइन है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, किसी को याद है? 13 में है डेडलाइन, पता है किसी को? स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर 15 में। हाँ 15th में है तो आपको 10th तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, राइट। तो उसमें करते एक कुछ email सैटरडे address- कर लेते हैं। उसमें एक ईमेल एड्रेस दिया था जो एम्बेसी से अप्लाई करने के लिए, और बोला था कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करके या फिर ईमेल एड्रेस पे उसको मेल कर देना है, इस तरीके से। कर दीजिए। हाँ हाँ। हाँ, वो एक ये नाम होगा सिन्हा करके कोई होंगे। अरे अब रिटायर भी किए होंगे। हाँ
हम शायद दोबारा अरे अब ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ठीक है let's see. Yeah, thanks to all of you. Yeah, thank you. Pleasure is ours. Thank you. All the Thank you. best. Yeah. All the best. all the best Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. bye bye Pleasure is ours. Bye.